So now today we will see the another form of if statement, that is the nested if statement. Nested if statement का मतलब होता है एक if के अंदर एक और if statement को embed करना, that is nesting of if. जैसे इसका फॉर्म क्या रहेगा, सपोज मैंने लिखा if condition 1, सपोज अभी हम ऐसा लिखते थे if condition 1 then these set of statement should be executed. इसके अंदर मैं एक और if स्टेटमेंट लिख दूं, सपोज आई राइट if कंडीशन 2. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, ये एक if स्टेटमेंट था जिसमें हम एक कंडीशन चेक कर रहे थे, कंडीशन 1. इसके अंदर मैंने एक और if को एम्बेड कर दिया है. दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ if. एक if के अंदर एक और if जब प्लेस्ड होता है, दैट इज नेस्टिंग ऑफ if. ओके, नाउ देयर कैन बी मल्टीपल लेयर्स. आप इस सेकंड if के अंदर भी एक और if एम्बेड कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे आप नेस्टिंग ऑफ if बढ़ाते जाते हो, देन योर प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. आपका कोड जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. So normally we try to avoid nesting of if statement. अगर दूसरा कोई तरीका possible है, then we use that instead of going for nesting of if statement. Okay. Now this is just a form we should know. अगर जरूरत पड़ती है तो हमें use करना आना चाहिए. Otherwise it is not very much used, क्योंकि से इसके अलावा इसको करने के लिए हम दूसरे तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं without using nesting. But we should know this. So when one if statement is embedded within another if statement, this is known as nesting of if statement या nested if statement. ठीक है. Now यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है. Let us see this program. This is an example of nested if. इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, that I will show you later on. यहाँ पे हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में we are trying to find whether an integer is even or odd or that is 0. तो हम एक नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से और पता करेंगे वो इवन है या ऑड है या इवन ऑड में से कुछ भी नहीं है. सो 0 इज सच अ नंबर विच इज नीदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, तो हम तीनों चीजें चेक करेंगे. इवन अगर होगा नंबर तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज इवन. अगर नंबर ऑड होगा तो इट विल प्रिंट द नंबर इज ऑड. और अगर नंबर 0 होगा तो इट शुड the number is 0. It is neither even nor odd. ठीक है. Now we will use nested if here. तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक नंबर इनपुट कराया यूजर से num वेरिएबल में. हमने वैल्यू इनपुट करा ली यूजर से num में. Now I am checking this outer if. ये आपका एक if स्टेटमेंट है और इसके अंदर एक और हमने if स्टेटमेंट को यूज किया है. So this is outer if and this is inner if. तो ये क्या हो गया, nesting of if statement यूज होगा इसमें. Now इसमें हमने क्या चेक किया, if number not equal to 0. मतलब बाहर वाली if कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर नंबर 0 नहीं है तो अंदर वाले कोड पे जाएंगे, otherwise it is simply printing the number is 0 and it is neither even nor odd. ये else किसका है, this else is of this if. ये else और if outer if statement का if and else है. तो ये चेक कर रहा है if number is not equal to 0. अगर नंबर 0 नहीं है तो फिर एक कंडीशन चेक करेगा, then it will go into the inner if. और अगर 0 नहीं है, नंबर 0 के अलावा कोई नंबर है या सॉरी 0 है नंबर, then it will print the number is neither even nor odd, it is 0. ठीक है. अब अगर नंबर 0 नहीं है तो वो इवन भी हो सकता है या ऑड हो सकता है. 0 के केस में तो हमने सिंपली प्रिंट कर दिया नंबर इज नीदर इवन नॉर ऑड, इट इज 0. बट what if the number is not 0, then it can be, suppose number 5 है, 5 is an odd number, 6 है तो it is an even number, 12 है तो it is an even number. So we'll check here. यहाँ पे हमने inner मतलब कि यहाँ पे outer जो आपकी if है, this what is this checking for? Outer
if is checking for 0 or not. सिंपली बस आउटर इफ कंडीशन क्या चेक कर रहा है, 0 है या नहीं है. 0 है तो वो प्रिंट कर देगा कि नंबर ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, वो 0 है. और अगर नंबर 0 नहीं है, देन इन दैट केस इट विल रन द इनर से इफ. और इनर इफ में आप क्या कर रहे हो, इनर इफ इज चेकिंग फॉर नंबर टू बी इवन और ऑड. तो यहां हमने क्या चेक किया, जो इवन ऑड का लॉजिक यूज करते हैं. इफ नंबर परसेंटेज 2 is equal to 0, the number is even, else the number is odd. तो इनर वाला जो if है वो क्या चेक कर रहा है, नॉन जीरो नंबर के लिए it is checking whether the number is even or odd, and outer if is simply checking number 0 है या नहीं है. Now when we run this program, you can see जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो when we run it for an even value, it will say the number is even. When you run it for an odd value, it will say the number is odd. And if you run it for a 0 value, it will say the number is 0. It is neither even nor odd. So this program we have solved using, say, we have used the nested if here. Now next form of decision control structure is switch case. Switch case statement. Switch case is quite a place it is used. काफी interesting ये आपका decision making construct है. And there are different cases, and based on the cases different piece of code can be executed. तो यहाँ पे हम if का use नहीं करते. It is totally a different structure. यहाँ पे different cases होते हैं. Whichever case matches that particular code is executed. Now यहाँ पे इसका जो syntax है, that is switch expression, curl bracket open होता है. I'll explain you with an example. यहाँ पे कोई expression होता है या कोई variable होता है, इसकी value will decide. Now case constant 1, अगर केस 1 है तो ये कोड रन होगा, केस 2 है तो ये कोड रन होगा, एंड सो ऑन. देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, एंड लास्ट में एक डिफॉल्ट केस होता है व्हिच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द अबव केस मैच. ठीक है. नाउ दिस विल बी मोर क्लियर विद एन एग्जांपल. वी विल टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम प्लस माइनस डिवाइड, जो बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलेटर में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट थ्रू दिस कैलकुलेटर प्रोग्राम, एंड बेस्ड ऑन द ऑपरेटर दैट द यूजर सिलेक्ट्स, द अप्रोप्रिएट से कैलकुलेशन विल टेक प्लेस. ठीक है. ना इसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया ऑपरेटर. ना दिस ऑपरेटर कैन टेक अ वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है तो इट कैन होल्ड एनी वन ऑफ दीज 4 कैरेक्टर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. एंड दो फ्लोट वेरिएबल्स ये num1 एंड num2 are taking the variables of float type so that we can include numbers with decimal. Okay. अब इसमें सबसे पहले हमने इनपुट कराया which operation do you want to perform. So I input the value of the operator. Now the user can enter any one of these 4 characters. ये 4 defined characters हैं. इस पर कोई और character user गलती से टाइप कर देता है, then we will simply print a message कि this is not a valid character. ठीक है. इसके बाद हमने 2 नंबर्स इनपुट कराए यूजर से जिन पे हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है जो यूजर ने स्पेसिफाई किया है. नाउ सी दिस, I am writing switch OPER. Now switch is a keyword. This is a reserved keyword in C. जो 32 keywords हमने पढ़े थे उनमें से एक keyword है switch. Default is also a keyword. Case is also a keyword.
तो स्विच एक्सप्रेशन में यू यूज थ्री रिजर्व्ड कीवर्ड्स एंड दे आर स्विच, केस एंड डिफॉल्ट. ऑल दीज आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन सी. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच ओपीईआर, मतलब ओपीईआर विल डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन. अब ओपीईआर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड. ठीक है. तो चार अलग अलग केसेस बनेंगे. केस व्हेन द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर इज प्लस. ना प्लस एक कैरेक्टर है तो इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में. सो वी आर सेइंग इफ द केस, मतलब केस, इसका केस ऑपरेटर की वैल्यू अगर प्लस है तो क्या करना है, प्रिंट एफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2. सिंपली अगर यूजर ने वैल्यूज एंटर की 2 और 3, तो इट विल से 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा कि num1 प्लस num2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2. num1 प्लस num2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. Then you are giving a break statement. I'll tell you why we are giving break. पहले हम सारे केसेस देख लेते हैं. इसके बाद मैंने एक माइनस का केस रखा. माइनस में सिंपली हमने क्या करा दिया, num1 माइनस num2, मल्टीप्लाई में num1 इंटू num2 एंड डिवाइड में num1 अपॉन num2. सो जो जैसा केस है, मल्टीप्लाई के केस में वी विल परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के केस में वी विल परफॉर्म द डिविजन, प्लस के केस में एडिशन एंड माइनस के केस में सब्ट्रैक्शन. एंड डिफॉल्ट केस में हमने क्या कह दिया, डिफॉल्ट मीन्स जब होगा देन द डिफॉल्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड. उस केस में हमने प्रिंट करा दिया एरर द ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसे हमने सिर्फ 4 ऑपरेशंस डिफाइन किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. तो यूजर अगर गलती से कोई और ऑपरेटर प्रेस कर देता है, कैरेक्टर प्रेस कर देता है, मे बी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन या कोई भी अदर कैरेक्टर अदर देन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देन दिस एरर मैसेज विल बी प्रिंटेड बिकॉज वो ऑपरेशन पर डिफाइंड है ही नहीं. ठीक है. तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है. इस प्रॉब्लम को हम इफ एल्स से भी सॉल्व कर सकते थे. इस सेम क्वेश्चन को यू कुड हैव डन यूजिंग इफ एल्स. ट्राई टू डू दिस program, this same program using if else if also. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोग्राम को सिर्फ केस स्विच केस से कर सकते हो, आप इस प्रोग्राम को इफ एल्स इफ से भी कर सकते थे. सो जस्ट ट्राई आउट द सेम प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स इफ also. ठीक है. Since we have done so many programs on if else if, now you know how to use it, so you can write this program using if else if also. अब बात है कि हमने ये हर केस के बाद लास्ट लाइन ब्रेक क्यों दी है. In every case statement we have given a break command at the end of every case. Now इसका रीजन क्या है कि 4 केसेस में से एट अ टाइम कोई एक ही केस मैच करेगा. यूजर ने या तो ऑपरेटर प्लस सेलेक्ट किया होगा, टाइप किया होगा, या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड. सो ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम कैन बी परफॉर्म्ड. तो सपोज अगर यूजर ने से प्लस ऑपरेटर चूज किया तो होगा क्या, अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ, सपोज आई डोंट राइट दीज ब्रेक स्टेटमेंट्स हियर, देन व्हाट विल हैपन कि सबसे पहले वो स्विच चेक करेगा ऑपरेटर की वैल्यू क्या है. ना ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, प्लस. नाउ दिस केस विल मैच. ये पहला वाला केस मैच कर जाएगा प्लस वाला, वो दोनों नंबर्स को प्लस करके और आंसर डिस्प्ले कर देगा. बट सिंस वी हैव नॉट गिवन द ब्रेक स्टेटमेंट हियर, मतलब उसको क्या करना चाहिए था, कायदे से जैसे ही एक केस रन हो गया इट शुड हैव कम इमीडिएटली टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम. बट ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ने ब्रेक कमांड नहीं दिया है. तो क्या होगा, immediately after that the second case will be executed, then the third case will also be executed, the fourth case will also be executed, and the default case also will be executed. Means user ने भले ही अगर प्लस यूज किया है, प्लस ऑपरेटर दिया है,
still it will perform all the operations including plus. प्लस इंक्लूड प्लस करेगा, माइनस भी कर देगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद का सारा कोड रन होता जाएगा. अगर यूजर ने माइनस ऑपरेटर सिलेक्ट किया होता, इफ द यूजर वुड हैव सिलेक्टेड माइनस ऑपरेटर, तब क्या होता, ऑपरेटर की वैल्यू माइनस होती, तो क्या होता, पहला केस तो रन नहीं होता बट केस 2 मैच होता. और केस 2 मैच होने के बाद मान लो मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे, तो भी क्या होगा, ये सारे केसेस केस 2 से लेके एंड तक के डिफॉल्ट तक के केसेस सारे रन हो जाएंगे, विच इज नॉट करेक्ट. माइनस के केस में सिर्फ सब्ट्रैक्शन होना चाहिए एंड दैट्स इट. मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करे वो दोनों नंबर्स का, दैट्स इट. एंड अगर कोई भी केस नहीं मैच कर रहा है, आपने जो ऑपरेटर दिया वो इन 4 में से कोई है ही नहीं, तो सिंपली इट शुड से कि द ऑपरेटर इज नॉट valid, the operator that you have given is not valid, so nothing will happen, no calculation will take place. तो यहाँ पे ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो किसका काम कर रहा है, जैसे ही एक केस में एंटर हो जाते हो आप, this break immediately brings you out of this case. So break command in each case brings you out of the switch case block after executing one case that matches. मतलब कि जैसे ही कोई एक केस मैच हो जाता है तो उस केस को रन करके एंड इमीडिएटली ब्रेक कमांड विल ब्रिंग यू आउट ऑफ द स्विच केस, क्योंकि से अब बाकी केसेस की बाकी केसेस को रन करने की जरूरत नहीं है. अगर यूजर ने माइनस ऑपरेटर सिलेक्ट किया है तो ओनली द माइनस, if the user has selected the minus operator, then only this part should be executed and then you should come to the end of the program. The switch case construct should end. अगर यूजर ने मल्टीप्लाई ऑपरेटर सेलेक्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, आपका मल्टीप्लिकेशन वाला केस रन होना चाहिए एंड ब्रेक विल ब्रिंग यू आउट ऑफ द केस इमीडिएटली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग. तो हर केस में एंड स्टेटमेंट ब्रेक देना जरूरी है. अगर आप नहीं दोगे तो जो केस आपका पहली बार मैच कर जाएगा वहां से लेके एंड ऑफ प्रोग्राम तक सारे केसेस रन हो जाएंगे. दैट विल नॉट बी करेक्ट. मींस अगर यूजर ने प्लस ऑपरेटर सिलेक्ट किया है तो प्लस ऑपरेटर के केस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड एरर वाले 5 केसेस रन हो जाएंगे, विच इज नॉट करेक्ट. केस का मतलब ही ये है कि इनमें से एक कोई एट अ टाइम रन करेगा. सो रेस्ट ऑफ देम would not execute as the work of the break statement to immediately break the switch case construct as soon as one or the other case matches. So just try out this program and see the output. यहाँ पे मैंने कुछ cases run करके दिखाए हैं. You can see them. सबसे पहले enter an operator, यूजर ने कहा प्लस, 2 नंबर्स इनपुट कराए 2.3 and 4.5. द आंसर इज 6.8. फिर माइनस ऑप्शन के लिए दोबारा रन किया हमने प्रोग्राम को. द आंसर इज दिस. मल्टीप्लिकेशन के केस में दिस एंड डिविजन के केस में दिस. सो आई रन द प्रोग्राम 4 times, रादर 5 times. 5th टाइम मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह एक क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर दे दिया जो कि एक वैलिड ऑपरेटर नहीं है. In that case, it will say error, the operator is not correct. So just run this program, write and run this program, and try to do some more programs using switch case. Okay, so this completes your decision control structures in C. I'll give you some programs that you can write on switch case also, so that आपको switch case के ऊपर भी थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाए. बिकॉज सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते समय, कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हो, यू नीड टू लर्न द बेसिक्स. द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारी चीजें हर लैंग्वेज में होंगी.
You learn C++, you learn Java, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे, VB पढ़ोगे, विजुअल बेसिक, इन सब लैंग्वेजेस में ये सारे इफ रहेंगे, लूप्स रहेंगे, स्विच केस रहेगा. So we learn these concepts very well and try to do as many programs you can do on using these constructs so that आपके basics clear हो जाएं अच्छे से. ठीक है? So I'll try to post some programs on switch case construct, so you can try them out also. If you find some, you can do them on your own. So I'll just end this class for today, and class we'll start with loops. So loops हम use करेंगे कभी भी कोई काम को हमें repeat करना हो, उसके लिए हम loops use करते हैं. Suppose I want to do something 100 times. Suppose मेरे को अगर hello 100 times print करना है, तो I will not write printf hello 100 times. ऐसे तो प्रोग्राम की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. So loops are used for that. जब भी कभी हमें कोई काम repetitively कराना है, repeat करना है, बार बार करना है, same चीज बार बार करना है, तो we take the help of loops. So in the next class we learn about loop construct, looping constructs या repetition construct in C. So in this class for today, just try out the programs, whichever examples are given in this, just try them out and run and see them.